हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट से। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। इंडिया के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, 1951 के बाद जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर है ना, वो कम होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 2011 की सेंसस का अगर हम डाटा उठाकर देखें तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की जो 54.6% टोटल वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज्ड है। तो इंडिया की जो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है फॉर देयर सस्टेनेंस। लेकिन अब हो क्या रहा है, एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो कम हो रहा है, और इसके साथ साथ जो वर्कफोर्स है ना, वो दूसरे सेक्टर्स में जो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर है उसमें भी बढ़ नहीं रही। जो एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे नहीं है कि अगर जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर में कम हो रहा है तो जो वर्कफोर्स है वो सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हो रही है, ऐसा भी नहीं है। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर का शेयर है जीडीपी में वो कम हो रहा है। तो ये जो है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो इंडिया वालों के सामने आने वाली है, क्योंकि एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हर साल एग्रीकल्चर का शेयर कम होता है इकोनॉमी में। तो इससे क्या है, इससे आने वाले टाइम में इंडियन सोसाइटी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी भारत की सरकार है, वो भी एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, ऐसी बात नहीं है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इस्टेब्लिश करी, जिसको बोलते हैं ICAR। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करी गई, वेटनरी सर्विसेज शुरू करी गई, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स खोले गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के में भी सरकार ने काफ़ी काम किए हैं। इसके साथ साथ मीटरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए हैं। और ये सारे जो मेजर्स सरकार ने लिए हैं, ये किस लिए लिए हैं, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए लिए हैं, सो दैट कि हमारा इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा हो पाए, थोड़ा इम्प्रूव हो पाए पहले से। इसके अलावा अब एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाने की तो ज़रूरत है ही है, इसके साथ साथ जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि अगर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है, उसको मॉडर्नाइज तरीके से करना है, तो हमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। अगर हम नीचे ये टेबल देखें, टेबल 4.1, तो इस टेबल में क्या दिख रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट है ना, वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अब देखो ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा जनरेट नहीं हो पा रही। अब अगर हम टेबल को देखें, 2012-13 में एग्रीकल्चर का जो शेयर था कितना था, 1.5%। 13-14 में हो गया 4.2%, लेकिन 14-15 में फिर से एकदम कम होकर -0.2 पे आ गया। इंडस्ट्री की बात करें तो इसका कितना था, पहले 12-13 में 3.6 था, फिर 5 हो गया, देन 7 हो गया। सर्विस सेक्टर का 8.1 था, 7.8, 9.8। तो इनका जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है, इनका जो शेयर है ये बढ़ रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर का शेयर यहाँ पे एकदम से कम हुआ है। इससे अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब एग्रीकल्चर का अगर ग्रोथ रेट कम होगा तो उससे क्या होगा, उससे जो इंडियन फार्मर्स है ना, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हमारे फार्मर्स के सामने आएंगी। और जो हमारे इंडियन फार्मर्स है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉपरली compete नहीं कर पा रहे। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे फार्मर्स compete क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने अपनी जो सब्सिडी है ना फर्टिलाइजर्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशली जो सब्सिडी है वो
कम कर दी है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे सरकार ने सब्सिडी कम कर दी है। अब फर्टिलाइजर पे सब्सिडी पहले बहुत मिलती होती थी, जैसे यूरिया है, यूरिया पे बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे यूरिया मिलता था। तो अब क्या किया सरकार ने यूरिया पे सब्सिडी कम कर दी है। इससे क्या हुआ, इससे जो किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो बढ़ गई। अब देखो यूरिया है पहले, अब यूरिया का रेट क्या है वैसे मुझे नहीं पता। अब पहले जो यूरिया किसान 500 रुपए का खरीदता था, अब वही यूरिया अब किसान को कितने का पड़ रहा है, वही यूरिया 1000 का पड़ रहा होगा या 800 या 900 का पड़ रहा होगा। तो इससे क्या होगा, इससे किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। और इसके साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। अब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे जो इंटरनेशनल मार्केट की चीजें हैं वो हमारे यहाँ पे सस्ती हो जाएगी। अब इंटरनेशनल मार्केट की जो चीजें अगर सस्ती बिकेगी तो लोग वही चीजें प्रेफर करेंगे ना जो कम रेट पे उनको मिल रही है। महंगी चीजें क्यों खरीदेंगे लोग। तो इससे क्या है, इससे किसानों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन उनके जो क्रॉप के रेट होते हैं ना वो किसान को उतने नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए जो फार्मर्स है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ कर रहे हैं। अब फार्मर्स अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कम करेंगे, तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट है ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इससे क्या होगा, बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। अभी हम देख ही रहे हैं ना कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ होती है कि फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों हो रहा है, उसकी वजह यही है, सब्सिडी कम हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और किसानों को अपनी क्रॉप्स के उतने रेट नहीं मिल रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है तो इंटरनेशनल मार्केट की जो चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पे सस्ते दामों पे बिक रही है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है, हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, उनकी इतनी डिमांड नहीं है। इवन कि डोमेस्टिक मार्केट में ही उनकी इतनी डिमांड नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में तो वो कहाँ ही जाकर compete करेंगे। इसीलिए फार्मर्स सुसाइड वाला जो मुद्दा है वो आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, काफी ज्यादा न्यूज में है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर की। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में 1991 में ही आया था, उससे पहले नहीं था। ये कॉलोनाइजेशन के टाइम पे ही ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चलता आ रहा है। 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए थे उस टाइम पे भी, जो कि इंडिया के साथ क्या करने आए थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने आए थे। जो इंडिया के स्पाइसेस थे उनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसीलिए इंडियन स्पाइसेस को एक्सपोर्ट किया जाता था अलग अलग कंट्रीज में। यूरोपियन ट्रेडर्स इसीलिए तो इंडिया में आते थे, इंडिया में आकर इंडिया के स्पाइसेस यहाँ से लेकर जाते थे। तो इंडियन स्पाइसेस का जो है वो कॉलोनियल टाइम से ही इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट चलता आ रहा है। तो उस टाइम पे फिर स्पेशली जो साउथ इंडिया के फार्मर्स होते थे उनको इनकरेज किया जाता था स्पाइसेस को ग्रो करने के लिए। आज की डेट में भी जो स्पाइसेस है वो एक इम्पोर्टेंट आइटम है एक्सपोर्ट की। आज की डेट में भी बहुत सारे इंडिया के स्पाइसेस ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि आज भी डिमांड में है। ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो हमारी कॉटन बेल्ट थी इंडिया की, जो इंडिया के कॉटन ग्रोइंग रीजन्स थे, वहां से कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वहां पे कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता था। स्पेशली वहां पे जो मैनचेस्टर एंड लिवरपूल में इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि हमारी इंडिया की जो कॉटन थी वो क्या थी, वो गुड क्वालिटी की कॉटन हुआ करती थी। इसीलिए जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी वो इंडियन कॉटन को ही अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करती थी कपड़ा बनाने के लिए। अब देखो, एक तो इंडिया की कॉटन एक्सपोर्ट होती थी, दूसरा क्या होता था, इंडिया में एक नील की खेती होती थी, इंडिगो प्लांट्स ग्रो करने को बोला जाता था, जिसके लिए 1917 में बिहार में चंपारण मूवमेंट भी शुरू हुआ था। फार्मर्स जो थे ना इंडिया के, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां के जो बिहार वाली साइड के जो फार्मर्स थे उनको फोर्सफुली बोला जाता था कि वो इंडिगो को ग्रो करें अपने खेतों में। अब होता क्या था, इंडिगो प्लांट क्या है, इंडिगो प्लांट से ब्लू कलर की डाई बनती है, जिस डाई को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता था कपड़ों को डाई करने के लिए।
अब उस टाइम पे ये जो इंडिगो डाई थी ये काफ़ी डिमांड में थी। बाद में बहुत सारी सिंथेटिक डाइज आ गई जिसके चलते हुए इंडिगो की डिमांड कम हो गई। लेकिन 1970s के टाइम पे इंडिगो जो था वो हाईली डिमांड में था यूरोप में, स्पेशली यूरोप की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। इसीलिए वहाँ पे फार्मर्स को फोर्स किया जाता था इंडिगो ग्रो करने के लिए। अब इससे होता क्या था, इससे जो फार्मर्स होते थे वो इंडिगो ग्रो करते थे और जितनी उनके पास जमीन होती थी उस पर वो इंडिगो ग्रो कर लेते थे और उनको अपनी फैमिली को खिलाने के लिए सीरियल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए उनके पास जमीन नहीं बचती थी। तो इसीलिए फिर 1917 में वहाँ के फार्मर्स ने मूवमेंट शुरू किया था जिसका नाम था चंपारण मूवमेंट। खैर ये जो चंपारण मूवमेंट है ये एक हिस्ट्री का पार्ट है। तब उस टाइम पे भी फिर ये मूवमेंट क्यों हुआ था, फूड ग्रेन्स के लिए हुआ था ना, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ के जो फार्मर्स थे वो अपनी फैमिलीज को खिलाने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स ग्रो नहीं कर पाते थे इंडिगो ग्रो करने के चक्कर में। ग्लोबलाइजेशन इंडिया में अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आई थी 1990s के टाइम पे। तो उस टाइम पे जब ग्लोबलाइजेशन आई तो ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडियन जो फार्मर्स थे उनके सामने बहुत नए नए चैलेंजेस आए। अब इंडिया में क्या है, राइस है, कॉटन है, रबड़ है, टी है, कॉफी है, जूट है, स्पाइसेस है, ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में है। और ये सारे प्रोडक्ट्स के अब ग्लोबलाइजेशन हो गई। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन में हमने इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया। पहले ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते थे, ये जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट, स्पाइसेस, ये इंडियन प्रोडक्ट्स थे, इंडियन मार्केट में बिकते थे। जिस रेट पे बेचते थे उसी रेट पे बिक जाते थे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुई तो हमारी मार्केट ओपन हो गई। मार्केट ओपन हुई तो जो बाहर वाली कंट्रीज थी वो भी आकर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगी। तो वहां पे जो हमारे प्रोडक्ट्स थे ना वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपीट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कंपीट कर पाए, क्योंकि जो होता क्या है, अब बाकी की कंट्रीज थी, जो दूसरी कंट्रीज है, वो इंडिया में आकर अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली सस्ते दामों पे बेच रही है। तो अब जो बंदा है वो तो वही चीज खरीदेगा ना जो चीज सस्ती है। उसको इस चीज से क्या लेना देना कि वो इंडिया में ग्रो हुई है या किसी यूरोपियन कंट्री में ग्रो हुई है। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बाद भी सेम प्रॉब्लम इंडिया के सामने आई। अब बाहर वाली चीजें जो है, जो इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्री से या किसी दूसरी कंट्री से जो चीजें आ रही है इंडिया में, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सस्ती क्यों है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे जो एग्रीकल्चर होता है वो हाईली सब्सिडाइज्ड होता है। एग्रीकल्चर पे उन लोगों को सब्सिडी बहुत मिलती है। यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका की बात कर लो तो वहां पे जो एग्रीकल्चर होता है ना, वहां पे एग्रीकल्चर पे उनको सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलती है। इसीलिए जो उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जब इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं तो वो सस्ते हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में सब्सिडी इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर में नहीं है। पहले जो सरकार थोड़ी बहुत सब्सिडी देती थी अब वो भी कम हो गई है, जिसके चलते हुए हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो महंगे बिकते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट नहीं कर पाते। तो इसलिए अब ये जो एग्रीकल्चर है, हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, अगर इसको फ्यूचर में सक्सेसफुल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो इसके लिए हमें अपने जो हमारे मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है उनकी कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये बोला गया था कि हाँ भाई हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये होगा वो होगा। नो डाउट प्रोडक्शन बढ़ी है ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद भी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन को आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्यों किया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज? क्योंकि ये बोला जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। हम केमिकल्स का ओवर यूज़ करने लगे हैं, हमारे जो एक्वाफर्स है वो ड्राई हो चुके हैं, हमारे जो पानी के सोर्सेज हैं वो सूख चुके हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद जीन रेवोल्यूशन आया। जीन रेवोल्यूशन में क्या आता है, बेसिकली जीन रेवोल्यूशन में आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सीड्स की हाइब्रिड वैरायटीज बनाई, इन्होंने इन्वेंट करी सीड्स की नई हाइब्रिड वैरायटीज। उसमें क्या है, अब इन्होंने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जो हमारी क्रॉप्स है वो उनमें बहुत ज़्यादा पेस्ट वगैरह लगने लगे हैं। तो सीड्स को पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए उन्होंने
नए सीड्स इन्वेंट कर किए, नए हाइब्रिड वैरायटी सीड्स की इन्वेंट करी जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है, जिन पे ज़्यादा अटैक नहीं होता, पेस्ट वगैरह का अटैक इतना ज़्यादा इन पे नहीं होता, पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स बनाए। अब इससे क्या होगा, अब इससे भी तो अब एक तो होती है ओरिजिनल वैरायटी सीड्स की, अब हमने उनको हाइब्रिडाइज कर दिया सीड्स को। इससे क्या है, हमारी जो ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। फिर एक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ये कोई पुराना नहीं है, ये अभी नया ही है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडिया में सिक्किम एक ऐसी स्टेट है यहाँ जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, जहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता। फैक्ट्री में बना हुआ ना तो कोई फर्टिलाइजर यूज किया जाता है और ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। अब अगर वो फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो इससे क्या है, इससे वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी रहेगा, इन्वायरमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी खराब होता है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी बोलना है कि जो हमारे इंडियन फार्मर्स है इनका फ्यूचर ब्लीक है। क्यों ब्लीक है? क्योंकि अब देखो जो फार्मर्स है उनके पास जो जमीनें हैं, जो लैंड होल्डिंग्स है वो कम होती जा रही है, तो उससे अब इन फ्यूचर क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड होल्डिंग्स कम हो रही है, उससे क्या है आने वाले टाइम में जो फार्मर्स फूड ग्रेन्स ग्रो करेंगे ना, वो सिर्फ वो सबसिस्टेंस के लिए ही ग्रो कर पाएंगे, इतना ज़्यादा वो फूड ग्रेन्स ग्रो कर नहीं पाएंगे। अब इंडिया की रूरल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें 2011 की, 2011 में इंडिया की रूरल पॉपुलेशन थी अप्रॉक्सीमेटली 83 करोड़ और हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड कितनी थी, 25 करोड़। अब आप खुद यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख सकते हो, देखो पॉपुलेशन है 83 करोड़, जमीन कितनी है 25 करोड़, तो पर पर्सन अगर हम बात करें तो आधे हेक्टेयर से भी कम जमीन आ रही है, आधे हेक्टेयर से भी कम लैंड आ रही है पर पर्सन, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाले तो अब देखो फिर कहीं आने वाले टाइम पे फार्मर्स के पास इतनी जमीनें तो बचेंगी ही नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। ये तो 2011 का डाटा है, अब चल रहा है 2023, तो 11-12 साल हो गए, अभी तक दोबारा सेंसस हुई नहीं है, तो इसीलिए 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो अब आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड होल्डिंग्स कम होएगी, तो अब ये जो क्या है आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन भी फेस करनी पड़ सकती है। तो अब इसके लिए सुजेशन क्या दिए जा रहे हैं, इसके लिए इंडियन फार्मर्स को ये सुजेशन दिए जाते हैं कि जो इंडियन फार्मर्स है उनको अपना क्रॉपिंग पैटर्न बदलना होगा। सीरियल क्रॉप्स की जगह उनको हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करनी होगी। सीरियल क्रॉप्स क्या होगी, जैसे राइस है, व्हीट है, मिलेट्स हो गई, ये क्या है, सीरियल क्रॉप्स है। वो बोल रहे हैं कि अब सीरियल क्रॉप्स की जगह पे आप हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करो। इससे क्या होगा, इससे फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो राइस है, शुगर केन जैसी क्रॉप्स है, इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है ये। लेकिन दूसरी साइड अगर हम फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, मेडिसिनल हर्ब्स ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेट्रोपा हो गया, जोजोबा हो गया, तो इन क्रॉप्स पे पानी ज़्यादा नहीं लगता, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसीलिए बोला जा रहा है कि सीरियल क्रॉप्स की जगह पे हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए इंडियन फार्मर्स को। दूसरा, इंडिया में डाइवर्स क्लाइमेट है, तो डाइवर्स क्लाइमेट होना भी हमारे लिए एक फ़ायदे की बात है, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। फिर नीचे एक केस स्टडी दे रखी है, तो इसमें क्या बताया है, इसमें इन्होंने यही बताया है कि जितनी भी सक्सेसफुल इकोनॉमीज है ना, वो क्या करती है, लाइक इटली हो गया, इजराइल हो गया, चिले हो गया, ये क्या करते हैं, ये सीरियल क्रॉप्स को इंपोर्ट करते हैं और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है उनको एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक फ्रूट्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, स्पेशलिटी सीड्स हो गई, वाइन हो गई, तो इन चीज़ों को ये एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में महंगे बिकते हैं, और सीरियल क्रॉप्स को ये इंपोर्ट करते हैं क्योंकि ये सस्ती होती हैं। तो इंडिया को भी सेम यही सजेशन दिया जा रहा है कि जो हाई वैल्यू कमोडिटीज है उसको इंडिया क्या करे, एक्सपोर्ट करे, और जो सीरियल क्रॉप्स है उनको इंपोर्ट करे। लेकिन अब देखो, ये तो इन्होंने बोल तो दिया, इकोनॉमिस्ट ने अपना सजेशन दे दिया, लेकिन अगर हम देखें इंडिया की सिचुएशन,
इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है कंपैरेटिवली यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, 8-10 करोड़ से ज़्यादा किसी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं होगी, हद से हद 10-12 करोड़ होएगी। तो अब इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़ तक पहुंच चुकी है, 130-35 करोड़ तक। तो उसके कंपैरेटिवली हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यूरोपियन कंट्रीज़ के। तो हम अगर सीरियल क्रॉप्स इंपोर्ट करने लगेंगे तो हम इतनी पॉपुलेशन को खाना नहीं खिला पाएंगे। अगर फ्यूचर में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आई तो यहाँ पे फूड क्राइसिस हो जाएंगे। तो अभी ये बोला जा रहा है, लेकिन यही है फिर एक ये डिबेट का मुद्दा बन जाता है। तो ये इशू है जो कि अभी तक डिबेटेबल है। कुछ बोल रहे हैं कि हमें करनी चाहिए इंपोर्ट, हाई वैल्यू क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, सीरियल क्रॉप्स को इंपोर्ट करना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं नहीं। तो ये जो डिबेट है ये चलता रहता है। खैर, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है, तो हमारी वीडियो भी खत्म होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।